प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक है चाइल्ड इशू। आज हमारे साथ जुड़े हैं सोनी कपूर जी, मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं और सहोदर एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। आज मैं सोनी कपूर जी से चाइल्ड एक्सेस से जुड़े कुछ मुद्दों पे सवाल करने वाला हूं। सोनी कपूर जी, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हकीकत में। मेरा पहला सवाल है आपसे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के बाद चाइल्ड रिलेटेड कौन सी इशू होते हैं? अरविंद जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में चाइल्ड कस्टडी के डिस्प्यूट्स आते हैं, विजिटेशन के डिस्प्यूट्स आते हैं, चाइल्ड एक्सेस के डिस्प्यूट्स आते हैं। और जैसा कि ह्यूमन नेचर है, और ये ह्यूमन नेचर ही है कि जिस किसी के पास बच्चा होता है वो उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज करता है। दूसरे पेरेंट को एक्सेस देने में काफी हिचक होती है, बहुत कम एक्सेस वॉलंटरीली दी जाती है। दूसरे को दुखी करने का एक साधन मिल जाता है बच्चे को। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, खलील जिब्रान उनका नाम था। उनकी एक पोएम है और उस पोएम में वो कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ फ्यूचर, दे कम थ्रू यू एंड नॉट फ्रॉम यू। तो अगर आप इस पूरी कविता को पढ़ें तो ये पाएंगे कि खलील साहब भी ये कहते हैं और अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि बच्चे जो हैं वो आपकी मिल्कियत नहीं है किसी भी एक इंसान की। वो सोसाइटी के गुड के लिए है, ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए है, और किसी का भी बच्चा वो रेस को आगे बढ़ाने के लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए है, देश के लिए है, परिवार के लिए भी है। पर परिवार में आप सिर्फ उसे पोजेस नहीं कर सकते हैं, उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट से एलिनिएट नहीं कर सकते हैं, जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, पेरेंटल एलिनिएशन एक कंसेप्ट आया है, क्योंकि उसमें बच्चे को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है अगेंस्ट द अदर पेरेंट। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होने पर ये सारे मुद्दे आते ही आते हैं। यस सोनी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, चाइल्ड विजिटेशन क्या है और चाइल्ड विजिटेशन के लिए हमें किस सेक्शन में आवेदन करना चाहिए? ओके, देखिए, चाइल्ड विजिटेशन की जहां तक बात आती है तो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। एक है चाइल्ड कस्टडी का कंसेप्ट और एक है गार्जियन का कंसेप्ट, गार्जियनशिप का कंसेप्ट। अलग अलग एक्ट्स के अंदर अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में, जो कि एक हिंदुओं के लिए एक्ट बना है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसके अधीन कोई भी बच्चे की कस्टडी का आवेदन कर सकता है। और जब तक कस्टडी डिसाइड होती है तब तक इंटरिम अरेंजमेंट में चाइल्ड विजिटेशन, वीकेंड कस्टडी, इस तरह की चीजें आती हैं। इसके अलावा गार्जियन एंड वार्ड एक्ट एक होलिस्टिक एक्ट है, जिसके अंदर बच्चे का और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी गार्जियनशिप का अधिकार मांगा जा सकता है। सोल गार्जियनशिप मांगी जा सकती है, ज्वाइंट गार्जियनशिप मांगी जा सकती है। उसी के अंदर सेक्शन 12 के अंदर आप विजिटेशन और वीकेंड कस्टडी और वटेवर आप मांग सकते हैं। एक बड़ा ही लिमिटेड प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 21 में भी है, जिसके अंदर आप कस्टडी, हालांकि इसमें माता को दी जाती है, पर पिता को उसमें विजिटेशन का अधिकार दिया जा सकता है। तो ये 4 एक्ट्स के अंदर विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी डिसाइड हो सकती है। अगर होलिस्टिकली बात करनी है तो सबसे अच्छा इसके अंदर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है, जिसके अंदर आपको आवेदन देना चाहिए। अगर बच्चे का अब्यूज हो रहा है तो एक त्वरित या इंटरिम या क्षणिक या फौरी तौर पर एक रिलीफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू मिल सकता है, बट वो चाइल्ड कस्टडी डिसाइड नहीं करती। इसी तरह गार्जियन जो
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसमें भी मजिस्ट्रेट कस्टडी डिसाइड नहीं करता। कस्टडी डिसाइड करने का काम सिर्फ गार्जियनशिप कोर्ट कर सकता है। ये सब बाकी सब इंटरिम कस्टडी ही डिसाइड करते हैं और उसके लिए फैमिली कोर्ट या गार्जियनशिप कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए, जो कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर जाना चाहिए। सेक्शन 25 में प्रॉपर कस्टडी मिलती है, सेक्शन 12 में इंटरिम कस्टडी। यस सोनी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, चाइल्ड एक्सेस क्या है और चाइल्ड एक्सेस के लिए हम किस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम किस सेक्शन में आवेदन कर सकते हैं? जैसे कि आपने अभी बताया चाइल्ड विजिटेशन के बारे में, अब थोड़ा चाइल्ड एक्सेस के बारे में हाईलाइट करेंगे। सिर्फ चाइल्ड एक्सेस अपने आप में कोई शब्द कानूनी तो है नहीं, ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से या कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इस तरह के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ है। चाइल्ड एक्सेस, चाइल्ड विजिटेशन, इनफैक्ट विजिटेशन भी डिसाइडेड नहीं है, वो भी जुडिशियल उससे आया है, अनाउंसमेंट से आया है। इंटरिम कस्टडी का प्रोविजन एक्ट्स के अंदर है कि इंटरिम कस्टडी किसको दी जाए, उसका प्रोविजन है। चाइल्ड एक्सेस जिसको हम कहते हैं वो एक चाइल्ड विजिटेशन का ही एक प्राय है। आपको डेली बच्चे से एक्सेस, क्योंकि अब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जूम कॉल पे या जिस भी माध्यम से, पहले इस तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो पहले एक ही साधन होता था, किसी से मिलना है तो उसके घर जाना है, आवाज से शायद बहुत लिमिटेड फोन पे बात हो सकती थी। पर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जब बना था तो 1860 का एक्ट है, तो उस समय ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, फोन भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल विजिटेशन मिलती। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप और मैं एक दूसरे से बात लगातार लंबे समय तक कर सकते हैं, एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं फोन पे, एक दूसरे के भाव उतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। जब एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं तो आपको एक दूसरे के भाव भी समझ में आते हैं। आप कुछ दिखा सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। हम ऑलमोस्ट जो हम काम फिजिकल मीटिंग में कर सकते थे, एक्सेप्ट टच, प्रोबेबली हम सब काम कर सकते हैं आज की तारीख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इसी तरह से चाइल्ड एक्सेस जो है कोर्ट्स ने ग्रांट करना शुरू किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। डेली बच्चे को एक्सेस, कुछ कोर्ट्स ने कहा डेली होना चाहिए, कुछ ने कहा वीकली होना चाहिए, वीक में 3 बार होना चाहिए। पर ये सब चीजें तब हैं जब बच्चे की सहमति हो और बच्चे की कन्वीनियंस हो। बच्चे को कष्ट में डालकर कोई भी एक्सेस, कोई भी विजिटेशन देना कोई भी कोर्ट अलाउ नहीं करता है। पर साथ ही कोर्ट ये भी ध्यान रखता है कि जिस पेरेंट के पास कस्टडी है, यानी जो कस्टोडियन पेरेंट है, वो भी इस चीज का दुरुपयोग ना करे और ब्रेन वॉश ना करे, चाइल्ड को प्रेशराइज ना करे, अलिनिएट ना करे। ये सब चीजें भी गार्जियनशिप कोर्ट जो है बड़े ध्यान से देखता है, और अगर नहीं देखता है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है कि कोर्ट इन सब चीजों का ध्यान रखे और उस हिसाब से एक्सेस ग्रांट करे। यस सोनी सर, मेरा अगला सवाल आपसे, शेयर पेरेंटिंग क्या है? बेसिकली ये लीगल टर्म है आई थिंक, शेयर पेरेंटिंग। तो शेयर पेरेंटिंग के बारे में कुछ हमें बताएंगे? सर, जो शेयर्ड पेरेंटिंग है ये भी एक कंसेप्ट है जिसको हमने वेस्ट से अडॉप्ट किया है, और इसका सबसे पहला जो कानूनी उल्लेख है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से मिलता है। एक टाटा इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी कंडक्ट की थी और ये पाया था कि दोनों पेरेंट्स का एक्सेस जहां तक संभव हो, दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चे को रहना मिलना चाहिए। वीकेंड कस्टडी एक पेरेंट के पास और दूसरी बाकी कस्टडी बाकी दिन जो है दूसरे पेरेंट के पास, ऐसा प्रोविजन या ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए। और खास तौर पे तब जब दोनों पेरेंट्स एक ही शहर में रहते हो। अगर दोनों पेरेंट्स फॉर एग्जांपल बॉम्बे में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, या एक बांद्रा में रहता है, एक गोरेगांव में रहता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वीकेंड को एक पेरेंट जो है बच्चे का एक्सेस दे सकता है और अपने घर ले जा सकता है, जिससे कि बच्चे को दोनों पक्षों का सानिध्य मिलता है, दोनों पक्षों के साथ रहने का मौका मिलता है, अपने दोनों पेरेंट्स से अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलता है। पर ये कंसेप्ट कब काम करता है? ये कंसेप्ट तब काम करता है जब दोनों
पेरेंट्स बच्चे के बारे में ज्यादा सोचें और अपने बारे में कम सोचें। मैं पर्सनली जुडिशली प्रोनाउंसमेंट जो भी है, और बहुत से लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि चाइल्ड एक्सेस उन्हें शेयर्ड पेरेंटिंग मिले। मैं पर्सनली शेयर्ड पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के कानून हिंदुस्तान में है बहुत कटुता पैदा करते हैं पुरुष और स्त्री के बीच में जब वो डिवोर्स के लिए जाते हैं। और ये सारी कटुता एक दूसरे पर तो निकाल नहीं सकते। प्रैक्टिकली मैंने ये पाया है कि जिसके पास भी बच्चा होता है वो उसे हर तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, दूसरे के बारे में उल्टी सीधी सच्ची झूठी बातें बताता है। मेरा ये मानना है कि इस तरह से बच्चा खराब होता है, बच्चे की मनस्थिति खराब होती है, बच्चे का मेंटल मेकअप खराब होता है। जनरली वो या तो एक पेरेंट से और कई बार दोनों ही पेरेंट्स से हिट करने लगता है, उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। एक आधे केस में मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चा जब एक पेरेंट के पास आता है तो उसके हक की बात करता है, दूसरे पेरेंट के पास जाता है तो उसके हक की बात करता है। दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती। तो पता चलता है, और उसके बाद ऐसा प्राय पता चलता है कि बच्चा सहमा हुआ है, उसने झूठ बोलना सीख लिया है बड़ी यंग एज में कि मैं ऐसी बात करूंगा तो यहाँ से मुझे शाबाशी मिलेगी। मैं वहां गया था, मैंने तो वहां उनसे बात भी नहीं की, वो आपके बारे में कहते रहे, मेरे को अकेला बिठा दिया। तो इस तरह की बातें करके बच्चे कोर्ट्स में लाए जाते हैं, सिखा के पढ़ा कर। जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का मेंटल मेकअप ऐसा ना हो कि वो बच्चे के बारे में सोचे, बच्चे के वेलफेयर के बारे में सोचे, मुझे नहीं लगता है कि शेयर्ड पेरेंटिंग का कंसेप्ट वर्क करेगा। वेस्ट में शायद करता होगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के कानून नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर 10-10, 12-12 केस लाद दिए जाते हैं। वहाँ पे जो सेपरेशन है बड़ा स्विफ्ट होता है। तो कटुता अगर है भी तो वो या तो पनप नहीं पाती है, उसमें सच झूठ के ज्यादा बीज नहीं डाले जाते हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है। यस सोनी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चाइल्ड अडॉप्शन एक्ट जो अपने इंडिया में है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्या है बेसिकली चाइल्ड अडॉप्शन एक्ट? तो जो एक्ट है वो बेसिकली चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट नहीं है, वो रिलीजियस है उसमें, क्योंकि इस्लाम में एडॉप्शन जो है वो है ही नहीं, और इंडिया में एडॉप्शन जो है रिलीजियसली गवर्न होता है। तो जो मेजॉरिटी एक्ट है वो है मेजर यूज होता है, जो 70-80% पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, वो है हिंदू एडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। इस्लाम एडॉप्शन की इजाजत नहीं देता है। तो जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, ये साथ साथ बने थे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये तीनों ऑलमोस्ट एक समय पर पास हुए थे, और इसमें हिंदू एडल्ट के द्वारा एक बच्चे को अडॉप्ट करने का प्रोसेस और उसकी ऑब्लिगेशंस कि वो उसकी मेंटेनेंस और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की मेंटेनेंस कैसे करेगा, ये बताया गया था। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन ये है कि कौन अडॉप्ट कर सकता है और कौन अडॉप्टी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों का हिंदू होना आवश्यक है। अगर बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो अबेंडेंड है, तो उसकी परवरिश जो है वो हिंदू रीति रिवाज से होनी चाहिए। और जब भी बात हिंदू रीति रिवाज की आती है तो उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इन सबको भी हिंदू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और जब एक अडॉप्ट हो जाता है तो जो उसके गार्जियन पेरेंट्स होते हैं, जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं, वही उसके रियल पेरेंट्स काउंट किए जाते हैं। और जो फैमिली टाइज हैं उसके पुरानी फैमिली से, उसके कोई लीगल राइट्स या लीगल ऑब्लिगेशंस पुरानी फैमिली की तरफ नहीं गए। ये चाइल्ड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट
हिंदू चाइल्ड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 है। चाइल्ड इसके अंदर नहीं आता है। द एक्ट के अंदर अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हिंदुइज्म का है। इसके अलावा आजकल का प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंदी हो गया है, और उसके अंदर एक बॉडी बनी है जो कि एडॉप्शन, जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराती है, काउंसलिंग करती है, चाइल्ड रेफर करती है, और इस एजेंसी को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कहते हैं, कारा। इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरी जानकारी है नहीं, तो मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा जिससे कि किसी को नुकसान हो सके। आप इसके बारे में पढ़ें, कारा की वेबसाइट है, खुद पढ़ें या ऐसे किसी इंसान से सलाह लें जिसको इसके बारे में पता है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सरसरी तौर पे ज्ञान जरूर है, बट मैं उस तरह का ज्ञान यहाँ पे देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि हो जिससे किसी को नुकसान हो। या सोनी सर, आपने काफी अच्छी तरह से बताया। मेरा अगला सवाल है कि जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के बाद, तो ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट बच्चे के फ्यूचर पे जाता है, उसके डेवलपमेंट पे जाता है। तो ये सिचुएशन में अब जो अभी हमारे लॉ है, तो अगर आपको अगर हम आपकी बात है, अगर हम गवर्नमेंट तक अगर हम ले जाना चाहें, तो आप क्या चाहोगे कि जो अभी हमारे लॉ है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, या फिर क्या सुझाव देना चाहोगे भारत सरकार को? अरविंद जी, जो विषय हम डिस्कस कर रहे हैं वो जरूर चाइल्ड से रिलेटेड है, पर हम इस स्थिति में पहुंचे हैं तो उसके वजह बच्चा नहीं है, उसकी वजह हमारे कानून है, और हमारे कानून से ज्यादा उन कानूनों का दुरुपयोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे और स्त्री के लिए अलग तरह के कानून बनाने का प्रावधान है, और बहुत से कानून भी ऐसे बने हैं जो कि बेनोवलेंट प्रोविजंस हैं लॉ के। बेनोवलेंट प्रोविजन इसलिए है कि वो कुछ राइट्स देते हैं स्त्रियों को, बच्चों को, जो पुरुषों के पास नहीं, और ये माना जाता है कि वो दोनों वीक हैं, उतने सक्षम नहीं है जितने पुरुष हैं। तो एक डिक्टोथॉमी या एम्बिग्विटी पैदा होती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर होते हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बेनोवलेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, ये स्त्रियों के लिए हैं क्योंकि वो पुरुषों की तरह सक्षम नहीं। तो इन दोनों में से दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती है। कानून बनाना एक बात थी, फिर उसके बाद उसका दुरुपयोग। अगर क्षमता है या नहीं है, स्त्री चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी एक एप्लीकेशन पर ही ले सकती है। उसे कोई क्षमता दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट है भी बच्चे को रखने के लिए या नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक है भी या नहीं है। उसकी एक एप्लीकेशन मात्र पर, विदाउट लुकिंग इनटू एनी अदर मेरिट्स, द मजिस्ट्रेट कैन हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू दैट वुमन। यानी स्त्री को एक प्रार्थना पत्र लगाने मात्र से ही बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो मानसिक तौर पर सक्षम है, फाइनेंशियली सक्षम है या नहीं। एक आधी जजमेंट पीछे सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर एक इस तरह की चीज का या एक वाक्य का प्रयोग हुआ था कि औरत जो है वो बच्चे की ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है, आ गई, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सा बन गया कि विदाउट लुकिंग इनटू द मेरिट्स बच्चे की कस्टडी स्त्री को दी जानी शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले सब्सिक्वेंट जजमेंट में ये भी कहा कि इस तरह के विचार की हमेशा मदर ही बेटर गार्जियन है, ठीक नहीं है, पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। पहले वाले जजमेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा। अगर हम अपने कानून ठीक कर लेंगे, डिवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी,
एक ही कोर्ट में चलने लगेगा। अभी क्या होता है कि ये सब 4 प्रोविजंस हैं और चारों अलग अलग कोर्टों में चलते हैं, जबकि शायद होना ये चाहिए कि डिवोर्स के समय ही मेंटेनेंस, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, ये सब डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर एक क्राइम हुआ है तो वो एक अलग जगह चल सकता है, अगर वो चाहे डाउरी हरासमेंट है या किसी भी तरह का क्राइम है, फिजिकली बीटिंग दी गई है, उसे मारा गया है, बुरी तरह से मारा गया है, तो भी एक क्राइम हुआ है, तो क्राइम एक क्रिमिनल कोर्ट में चल सकता है। पर बाकी जितने भी केसेस हैं वो सब एक साथ और एक ही जगह चलने चाहिए। मुझे नहीं पता लेजिस्लेचर ने अपनी विजडम में हिंदू बिल कोड जब लाए तो भी ये 3 तरह के नियम क्यों लाए, सक्सेशन एक्ट अलग, कस्टडी एक्ट अलग और मैरिज एक्ट अलग, क्योंकि ये एक कदम यूसीसी की तरफ या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हो सकता था कि सारे एटलीस्ट हिंदूज के सारे कोड जो हैं वो एक ही कानून के अंतर्गत आ जाते, जिससे कि ये सारे जितने भी आपके केसेस हैं एक ही कोर्ट में चलते और एक साथ चलते, बहुत आसान हो जाता, कटुता शायद कम पैदा होती। दूसरा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करने का कोर्ट्स का कोई रुझान नहीं है। अधिकतर कोर्ट्स जब भी एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि जिसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया जाए, कोर्ट उस एप्लीकेशन को नजरअंदाज करते हैं। दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों की बात अगर आप शायद छोड़ भी दें, वहां पे कुछ जजेस इस तरह की एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, बाय एंड लार्ज मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ हिसार से, मैंने अपने केसेस सोनीपत जैसे एक छोटे शहर में लड़े थे, तो वहां पर अगर आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा कोई पागल है जो इसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को रेफर करवा रहे हो। तो ये समझाना कि बच्चा पागल नहीं है, पर कम से कम उसके ऊपर मानसिक दबाव इतना ज्यादा है कि अगर उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं मिली तो वो शायद पागल हो जाएगा, या कम से कम उसको मानसिक क्षति इतनी हो जाएगी जो पूरी नहीं होगी। हमारा मानसिक विकास और इमोशनल विकास साथ साथ चलता है। जो इमोशनल ट्रॉमा से हम अपने बचपन में गुजरे होते हैं, फ्रॉयड बहुत बड़े मनोचिकित्सक हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी मानसिक बीमारी है उसका अधिकतर 90% ऑफ रूट आपकी चाइल्डहुड में, आपने बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया वो आपको सारी जिंदगी आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो मैंने तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को लिखा भी था कि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कीजिए फैमिली कोर्ट्स के साथ। कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 फैमिली कोर्ट है तो एक साइकोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए, या 6 कोर्ट्स हैं तो 6 चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनवा आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह के सुझाव मैंने पहले भी दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट को। मेरा मानना यह है कि इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी ऐसा कोई लगे कि कोई भी बेजा इस्तेमाल कर रहा है, बच्चे के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बना रहा है, उससे चाइल्ड कस्टडी बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ले लेनी चाहिए। वो अपने ईगो के लिए बच्चे की मानसिकता और बच्चे को खराब कर, जो कि अलाउड नहीं होगा। या सोनी सर, आपने काफी अच्छी तरह से ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के बाद जो चाइल्ड रिलेटेड जो इशू आते हैं वो आपने पॉइंट वाइज 1 बाय 1 काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड मुझे लगता है कि ये जो दर्शक होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और प्रोग्राम के अंत में आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। और मैं आपसे 1 मिनट और लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। सहोदर एक एनजीओ है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप चलाती है, और कोई भी उससे जुड़ना चाहता है उस संस्था से, जिसमें फ्री एडवाइस दी जाती है चाइल्ड एक्सेस मसलों पर भी और अन्य मैट्रिमोनियल मैटर्स पर भी। तो वो 9811850498 पर व्हाट्सएप मैसेज करके उससे जुड़ सकते हैं।
आपने मुझे सर, जरूर। बुलाया। तो मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो दर्शक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और चाइल्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सोनी सर से जुड़ सकते हैं। इनका इनका एनजीओ है, सहोदर एनजीओ है, जिसकी वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, और जो इनके एनजीओ का कांटेक्ट नंबर वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और वहां से आप रिफर कर सकते हैं और सोनी सर से आप जुड़ सकते हैं। या सोनी सर, आपका समय देने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।